अगले पैनल को हम बुलाना चाहेंगे मंच पर। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तेजस शेखर जी, डीएफओ हैं सरगुजा के। तेजस शेखर जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। इसके साथ ही अभिषेक कुमार जी हैं, आयुक्त हैं अंबिकापुर नगर निगम के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही नूतन कंवर जी हैं, सीओ जिला पंचायत सरगुजा। सरगुजा कैसे विकास के सोपान चढ़ रहा है और सरगुजा का पूरा रीजन जंगलों से घिरा है। प्रकृति की अलहदा खूबसूरती जब हम देखते हैं तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि यहाँ के जंगल कितने सुरक्षित हैं, कितने सहेजे जा रहे हैं और जंगल का अच्छा दोहन कैसे हो रहा है, ये बताएंगे हमें। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति, और आप भी आइए, मुझे ज्वाइन करिए। और आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। थैंक यू। और अब हमने जब बात छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, साहित्य हर एक क्षेत्र में कर ही ली है, महिला सशक्तिकरण में कर ही ली है, उसके बाद अब बात बनती है कि क्षेत्र को कैसे और बेहतर बनाया जाए और उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएं। तेजस जी, सबसे पहले सवाल आपसे है। ये सरगुजा ऐसा क्षेत्र है जो कि वन से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है और हाथी प्रभावित क्षेत्र भी है। यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि हाथी प्रभावित माने जाते हैं। उसके लिए ग्रामीणों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है और उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले जी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए इस मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी सरगुजा और ये सरगुजा संभाग टोटल मतलब ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और वन विभाग के साइड से हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ कर रहे हैं आजकल। पहला चीज़ हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, हाथी कहाँ पे है उसी हिसाब से सभी गांव वालों को पहले से ही वो जानकारी पहुँचे। ठीक है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले हम वो कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है मुआवजा, कॉम्पनसेशन तेज मतलब सबसे जल्दी होना चाहिए और एडिक्वेट भी होना चाहिए। अभी कुछ साल पहले मतलब हाथी से दुर्घटना कुछ हुआ है तो मतलब 4 लाख रुपए तक मतलब मिल रहा था लोगों को, आज उसको बढ़ा के मतलब 6 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमारा प्रयास आज ये है कि मतलब मुआवजा सबसे जल्दी मिल जाए। वो मुआवजा सबसे जल्दी मिल जाएंगे तो लोग के मन में ये नहीं रहेगा कि हमारा कुछ हुआ है या हमारा फसल का कुछ नुकसान होगा तो इशू मतलब जल्दी से जल्दी वो इशू निराकरण होगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन और मुआवजा ये दोनों में हम फोकस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, सवाल आपसे है, कैसा है शहर आपका? क्योंकि शहर के बड़े अधिकारी हैं आप, अंबिकापुर के आयुक्त हैं, क्या प्राथमिकताएं अंबिकापुर नगर निगम की, कैसा काम किया है आपने यहाँ? सबसे पहले मैं जी न्यूज़ एमपी छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहूँगा इस अवसर के लिए। अंबिकापुर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी है कि अंबिकापुर का नाम स्वच्छता में काफ़ी आगे है और एक छोटा शहर होते हुए 1 से 3 लाख की जनसंख्या में ये शहर होते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में अंबिकापुर ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे पूर्व भी यहाँ पे जितने अधिकारीगण, कलेक्टर एवं आयुक्त रहे हैं सभी ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। और अभी पीछे पैनल में बहुत सारी यहाँ पे स्वच्छता दीदियाँ भी थी, तो उन दीदियों के योगदान से और यहाँ अंबिकापुर के वासियों के योगदान से निगम ने यहाँ पे स्वच्छता का एक मॉडल स्टैब्लिश किया है, जिसको पूरे प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष के बहुत सारे राज्य में यहाँ पे ये मॉडल स्टडी करने के लिए जगह जगह से अधिकारी और निगम या अन्य नगरीय निकाय से लोग यहाँ पे आते हैं। अंबिकापुर नगर निगम का ये प्रयास रहेगा हमेशा कि इस मॉडल को बहुत आगे बढ़ा के ले जाया जाए और अन्य नई चीज़ें, जैसे अभी हम लोग आगे चल के और भी ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम करना चाहेंगे, अन्य जो और स्वच्छता के आयाम हैं उन सभी पे हम लोग काम करना चाहेंगे। तो यही प्रयास है अंबिकापुर का कि इस शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। निश्चित रूप से, और ये प्रयास आपका सफल भी हो रहा है। और शशिकला जी से भी हमने जब बात करी, उन्होंने जिस तरह से बताया कि प्रयास हो रहे हैं, सवाल मेरा फिर से आपसे भी वही है कि जनता सहयोग कर रही है कि नहीं? यहाँ पहले आप दीदियाँ भी आई थी, उन्होंने बताया होगा कि आजकल यहाँ पे जो जनता है उसी की सहयोग से पॉसिबल हो पाया है। जो अंबिकापुर का मॉडल है वो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का मॉडल है। तो जब तक जो यहाँ पे नागरिक हैं वो जब तक गीला और सूखा कचरा जो हम लोग अलग करके हैं पहले पार्ट पे, तो वो वाली चीज़ें जब तक नहीं होगी तो काम आगे जाके बढ़ जाता है, कचरा मिक्स हो जाते हैं तो प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे यहाँ के नागरिक हैं जो कि स्वयं
गीला सूखा कचरा अलग करना, और लोगों में एक जनरल सेंस भी है कि गंदगी कम फैलानी है। जैसे आप देखते हैं कि जहाँ अगर कोई साफ़ जगह आपको दिखता है तो आप उस जगह पे गंदगी नहीं फैलाओगे। जैसे बहुत सारे दुकान के तरफ भी एरिया में अगर आपको साफ़ लगेगा तो आप बाहर नहीं फेंकोगे। तो लोग सहयोग कर रहे हैं, जहाँ नहीं भी करते हैं वहाँ पे हमारी दीदियाँ जब डोर टू डोर जाती हैं तो वो भी बताती हैं कि इस तरह से आपको कचरा अलग करना है। जो नहीं करना है उनको फिर हम लोग कभी फ़ाइन भी करते हैं जब वैसा ज़रूरत पड़ता है। तो एक हैबिट इनकलकेट करने की बात है कि जब तक इन नागरिकों में ये हैबिट आ जाएगी और कचरा को उस हिसाब से देखा जाए हमारे द्वारा कि ये एक रिसोर्स है। जैसे यहाँ की दीदियों लगभग 48 वार्डों में कचड़े को बेच के करीब 9-10 लाख रुपए पर महीने कमा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको एज अ रिसोर्स देखा जाए और शहर के लिए अगर सोचा जाए तो लोग सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मतलब वो कहावत सच हो रही है कि घुरवा के दिन बहुर थे, हाँ? वो कहावत सच हो रही है। 9-10 लाख अगर कचरा बेच के कमा रहे हैं तो और क्या चाहिए, ताली बजनी चाहिए, है ना, स्वच्छता दीदियों के लिए। नूतन जी, शहर की बात तो हमने कर ली, अब गांव की तरफ चलते हैं। जिला पंचायत का जिम्मा आपके पास में है, कैसे काम करते हैं यहाँ के ग्रामीण? चूँकि एक बड़ा रीजन है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या चुनौतियाँ और कितनी संभावनाएं हैं विकास को लेकर? सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मौका दिया है यहाँ की जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। हमारे यहाँ जैसे कि पता है कि टोटल 10 लाख पॉपुलेशन है हमारे इस ज़िले में, जिसमें से 8 लाख पॉपुलेशन ग्रामीण स्तर की हैं। मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें हमारी गोधन न्याय योजना है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, और जिसमें बिजली, पानी, नाली, सड़क, जो ग्रामीण स्तर में जितनी बेसिक सुविधाएं रहती हैं, इन सारी डेवलपमेंट में कार्य करने के दृष्टिकोण से पंचायत रूरल डेवलपमेंट का कार्य हम लोग देखते हैं। हमारे जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसमें गोधन न्याय योजना आता है, हमारे स्तर पे जो हमारे ग्राम स्तर की महिलाओं को हम लोग संबल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी स्कीम जो आई है कि हमको 2 रुपया किलो से हम लोग जो गोबर खरीद रहे हैं और उससे हम लोग 10 रुपया के हिसाब से एक वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो इससे एक हमारा जो एक पॉपुलेशन है, जब लगभग हम लोग 1.5 लाख महिलाएँ हमसे जुड़ी हुई हैं, उसमें से 40,000 महिलाएं ऐसी हैं जो आज की डेट में लखपति हो चुकी हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है एक फ्लैक्सिंग स्कीम की। और जो चुनौतियों की बात आती है तो हमारे ग्रामीण स्तर में जो पहले महिलाएं जो आत्मनिर्भर नहीं होती थी, आज की डेट में आत्मनिर्भर हो रही हैं, और साथ ही साथ उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, वो धीरे धीरे उनमें डेवलप होते जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि धीरे धीरे हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये उपलब्धि और इसी तरह आगे बढ़ती जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे लगता है आपका काम बहुत चैलेंजिंग है। तेजस जी, चैलेंजिंग आपका भी काम है, क्योंकि सरगुजा में जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि वन बहुत ज़्यादा हैं। लेमरू प्रोजेक्ट मुझे याद है, उसका काम अभी कहाँ तक पहुँचा है सर, और कितना बकाया उसका काम है अभी? लेमरू प्रोजेक्ट में हम लोग खास तौर से ये फोकस कर रहे हैं वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क, उसमें फोकस करके वनों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास है। ये और नरवा विकास योजना दोनों, मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम्स को डेवलप करके वहाँ पे रोजगार भी डेवलप कर सकते हैं, जंगल का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। और ये रहेगा तो मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जो वन्य प्राणियों से मतलब कुछ नुकसान हो रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनका खाना का रहने का जगह वनों में भी मिलेगा और वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। तो वहाँ पे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, तो वही फोकस है। रोजगार की आपने बात की, तो वनधन केंद्र भी काफ़ी चल रहे हैं, महिलाएं कितनी जुड़ रही है आपके साथ? वनोपज को लेकर थोड़ा बताइए कि आपके रेंज में वनोपज का संग्रहण कितना और कैसा? मतलब हमारा सरगुजा डिवीजन में 2 वनोपज से ज़्यादा मात्रा में जो वनोपज ही ज़्यादा मात्रा में फोकस कर रहे हैं हम लोग आजकल। और इसमें तेंदुपत्ता सबसे टॉप में रहता है। तो कम से कम 9 करोड़ रुपए का मतलब हम इस साल मतलब खरीदी किया है। कम से कम 35,000 लोगों इससे लाभ उठाया गया है। और साल बीज सबसे सेकंड वनोपज है, इसमें मतलब 4,000 से अधिक लोग इसके कलेक्ट करके वन विभाग को भेजा गया है। इसमें से भी मतलब 3 करोड़ के आसपास मतलब हमने MSP के रेट के हिसाब से उनको पेमेंट किया गया है। और आज वन विभाग ने इसमें मिलेट्स, कोदू, कुटकी, रागी, जो पारंपरिक रूप में यहाँ पे जो लोग करते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में फोकस कर रहे हैं। और उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में हम लोग वनधन केंद्र के द्वारा फोकस कर रहे हैं।
और इसमें और मतलब तेज़ी से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसमें एमएसपी भी बहुत अच्छा है इस बार। जी, और उससे लोगों को भी लाभ मिल रहा है जो उस क्षेत्र में बिल्कुल निवासरत हैं। अभिषेक जी, एक समस्या मैंने अंबिकापुर में समझी, वो है गंदे पानी सप्लाई की। उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? अमृत मिशन के अंतर्गत यहाँ पे अभी जो फेज़ 1 हुआ था उसमें हमारा गुटगुट्टा डैम से यहाँ पे 15 mld का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना था और वो अभी कार्यरत है। वो 15 mld से शहर के लगभग आधे या कुछ हिस्से में उस जो नए फ़िल्टर प्लांट बने हैं उससे पानी जा रहा है। पुराना फ़िल्टर प्लांट जो है एक हमारा बांकी में, वहाँ पे बांकी रिजर्वॉयर से चलता है, उससे अभी हम लोग लगभग 17.5 mld, कभी कम या ज़्यादा, बांकी में पानी की थोड़ी कमी है उसके कारण से कम या ज़्यादा कभी हम लोग उस तरह से सप्लाई दे पा रहे हैं। वो पुराना फ़िल्टर प्लांट है वहाँ पे, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि ये नया फ़िल्टर प्लांट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से बना है, तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा साफ़ है पुराने के मुकाबले में, लेकिन प्रोसेस सारे दोनों सेम है। प्लांट थोड़ा पुराना है। आगे भी हमारा प्लान है यहाँ पे कि हम लोग अपना फ़िल्टर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो अभी प्रपोज़ल है ये, अभी प्रपोज़ल स्टेज में ही, अभी इसमें कुछ फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन हम लोग अपने जो नए फ़िल्टर प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। और हमारा प्लान ये भी है कि जो पुराना फ़िल्टर प्लांट है उसमें रिनोवेशन वर्क करे, पाइपलाइन रिन्यूअल का वर्क करके हम लोग जो पानी का सप्लाई है और थोड़ा सा अपना जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड कर पाए। जी बिल्कुल। नूतन जी, आपने जिक्र किया नरवा गरवा घुरवा बारी। चूँकि सरगुजा का जो रीजन है अंबिकापुर खास तौर पे पहाड़ों से घिरा हुआ कुछ इलाका है, तो गांवों में आप जब गौठान चलते हैं तो कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या काम वहाँ पे चलते हैं गौठानों में, और कितने गौठान है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में, तो हम लोग नरवा में ही आएंगे। नरवा में जैसे हम लोग ने 436 अभी नालों को पूरा रिजुनेट कर लिया है, और जिससे हमारे क्षेत्र में रकबों में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ सिंचाई क्षेत्रों में बहुत वृद्धि हुई है। लगभग 5% का हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल हमारा रिचार्ज हो चुका है। जो पहले जो 100 फीट से नीचे पानी मिलता था, आज की डेट में 80 फीट में हमको पानी मिल जा रहा है। तो ये बड़ी बेसिक उपलब्धि है। और लगभग 85 हेक्टेयर क्षेत्र हमारा ऐसा है जिसमें हमारा कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है, खासकर नरवा के कारण। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस ज़िले के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि हमारे गौठान पूरा, हमारे 436 ग्राम पंचायत हम लोग कवर करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 333 ग्राम पंचायतों में हमने गौठान विकसित कर लिए हुए हैं। इन गौठानों में हमने मल्टी एक्टिविटी कार्य चल रहे हैं, जैसे कि गोबर तो हम खरीदते ही हैं, गोबर के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। साथ ही साथ हम लोग बटेर पालन का कार्य भी करते हैं, और तालाब विकसित करके वहाँ पे मछली पालन का कार्य किया जा रहा है। कुछ कुछ गौठान ऐसे हैं जहाँ हम लोग केचुआ का उत्पादन भी कार्य करते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। जैसे कि हम लोग गोबर खरीदें, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के उपरांत केचुआ भी उत्पादन करें, और फिर उसका एक रिसाइकल हमारे जनरेट हो चुका है। तो आज की डेट में 333 गौठान है, जिसके लिए हमने लगभग 245 गौठान ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वावलंबी हो चुका है, जिसके लिए हमको सरकार से किसी प्रकार की सब्सिडी या फिर आवश्यक राशि की आवश्यक प्राप्त नहीं होता है। तो हम सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि और ग्राम पंचायतों में इस जब गौठान की सफलता को देखते हुए अलग अलग ग्राम पंचायतों से मांग भी आ रही है कि जो बचे खुचे ग्राम पंचायत है वहाँ से भी गौठान विकसित करने की मांग प्राप्त हो रही है। तो हम लोग ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेते हुए उनको गौठान सैंक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, इसी से मिला जुला सवाल मैं आपसे और एक और कर लेती हूँ, क्योंकि तृप्ति ने जिक्र किया गौठानों का, और आपने बताया कि किस तरह से आपकी ग्राम पंचायतें सशक्त हो रही हैं। एक सशक्त ग्राम पंचायत को ज़रूरत होती है कि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पहुँच सकें, शिक्षा भी पहुँच सके। इसके लिए कोई अलग प्रयास किए जा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर ग्रामीण अंचल की हम बात करें, मैनपाट जैसे क्षेत्र भी हैं कई, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ एम्बुलेंस पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके लिए किस तरह से कोशिशें होती हैं? जैसे कि आपने बताया स्वास्थ्य और शिक्षा, तो स्वास्थ्य के लिए जो मुख्यमंत्री जो हाट बाज़ार क्लिनिक है, यहाँ पे जितने भी हाट बाज़ार हैं वहाँ पे एक उस दिन हमारे यहाँ एक क्लिनिक की सुविधा दी जाती है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पे भी स्वास्थ्य सुविधाएं का विस्तार हो सके और उनको लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।
उसमें 21 प्रकार की बीमारियों का जो भी इलाज किया जाता है। और शिक्षा की बात जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे शिक्षा विभाग से स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ 16 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोजे गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और ग्रामीण स्तर में जैसे बोल रहे हैं कि कुछ क्षेत्र जो अविकसित हैं, तो हाँ यहाँ खासकर फॉरेस्ट लैंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग नरेगा के माध्यम से भी हम लोग मिट्टी मुरुम सेंक्शन करते हुए वहाँ पे रोड का काम कर रहे हैं और पहाड़ को काट कर उनके लिए पहुँच क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ताकि जो भी लोग स्वास्थ्य या शिक्षा से दूर हैं उनके लिए हम प्रॉपर हम लोग रोड की व्यवस्था कर सकें। और एम्बुलेंस की व्यवस्था प्रॉपर है, 108 चलता ही है, किसी प्रकार कोई भी इशू रहता है तो उसमें हम लोग रोड की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। मतलब ये तालमेल दोनों विभागों का बेहतर जमता होगा। तेजस जी, आप बताइए, चूंकि जंगल की रक्षा करना, जंगल के उत्पादों का बेहतर दोहन हो, इसके लिए तो वन विभाग काम कर ही रहा है। इसके अलावा जो विकास काम होते हैं, नरवा प्रोजेक्ट में आप लोगों का काफ़ी योगदान होता है, तो कैसे कैसे वहाँ जंगलों में काम किया जाता है वन विभाग की तरफ से विकास काम सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के लिए? हम लोग आजकल वन विभाग का फोकस ये है कि वनों का मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, और वनों से मतलब वो कमाना, वो जो एमएसपी के द्वारा वनोपज का वो जो कमाना फोकस करना। और तीसरा काम ये है कि हम लोग कमर्शियल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, उसमें भी ज़्यादा मात्रा में फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विक संपदा योजना, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, कमर्शियल स्पीसीज टिम्बर पल्पवुड के लिए नीलगिरी, बांस और यहाँ के सागौन, ये सब मतलब हितग्राहियों को उपलब्ध करवा रहे हैं, खेतों में उपलब्ध करवा रहे हैं कि उनको मतलब जलाऊ लकड़ी भी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, वो काट के बेच भी सकता है, वो मीडियम टर्म में 5 से 7 साल से उनका आर्थिक स्थिति में भी बढ़ाव आ जाएगा। और वो अग्रीमेंट भी कर रहे हैं, कमर्शियल अग्रीमेंट्स भी कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज से भी। सो फोकस ये है कि मतलब हम जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस को कैसे मतलब उनका आर्थिक स्थिति में बढ़ावा लेके आएंगे वनोपज से और कमर्शियल टिम्बर स्पीसीज से, मुख्यमंत्री विक संपदा योजना के द्वारा, और 65 प्रजातियों का वनोपज का एमएसपी के द्वारा। वही हमारा विकास का फोकस है। इसके अलावा हम लोग जो पहले से जो कर रहे हैं, फॉरेस्ट रोड्स बना रहे हैं, WBM रोड्स बना रहे हैं, मिट्टी मुरुम रोड्स बना रहे हैं, और आजकल नरवा के द्वारा बहुत रोजगार डेवलप कर रहे हैं। ये सब मतलब हमारा फोकस मतलब है, होगा, और आने वाले समय में भी ये रहेगा। और इनपुट सब्सिडी भी चल रही है ना वृक्ष संपदा योजना में? वृक्ष संपदा योजना, पेड़ों से पैसा, आप पेड़ लगाने के लिए भी पैसा, और बाद में पेड़ कटाई करके बेचेंगे तो भी उस पे लिए भी पैसा, ये सब मतलब हमारा फोकस रहेगा। निश्चित रूप से। अभिषेक जी, सवाल मेरा आपसे है, स्वच्छ शहर का तमगा तो मिल गया, अब स्मार्ट शहर का तमगा मिलना बाकी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी अंबिकापुर को शामिल नहीं किया गया है, तब भी अगर इस तरह से देखा जाए कि बहुत सारी योजनाओं के द्वारा थोड़ा स्मार्टनेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग स्वास्थ्य में ही, जैसे आपने अभी बात किया यहाँ पे, तो एक आधुनिक चलित चिकित्सालय टाइप, जिसको हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट बोलते हैं, मुख्यमंत्री सुलभ स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 4 यहाँ पे अंबिकापुर निकाय में, और 2 जो अपने छोटे नगरीय निकाय हैं, लखनपुर और सीतापुर, वहाँ पे ये चल रहे हैं। इससे लगभग अभी तक 2.5 लाख पेशेंट्स जो हैं, जो लोग हैं, लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें बहुत तरह के आपको टेस्ट मिल जाते हैं, आपको 21 तरह के टेस्ट आपको ऑन द व्हील्स मिल जाते हैं, बहुत तरह की 150-60 तरह की दवाइयाँ भी रहती हैं। इसके साथ साथ अभी शहर के भी बहुत सारे मोहल्लों में हमर क्लिनिक हमने चालू किया है कि गांव जो लोग हैं वार्ड के, उनको सबको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक ना जाना पड़े और थोड़ा सा एक तरह से ऑफलोडिंग हो जाए, तो ये भी बहुत अच्छा प्रयास है। उसके साथ साथ यहाँ पे अभी जो हम लोग हैं, स्मार्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग पहल कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ पे नया एयरपोर्ट भी शुरू हो जाए, कि शहर हमारा थोड़ा स्मार्ट हो, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। उसके लिए यहाँ पे पिछले जो हमारे 1-2 कलेक्टर सर रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, और पिछले 1-2 साल में हमने बहुत मेहनत करके ये पूरा यहाँ का एयरपोर्ट अभी डेवलप किया है, उसके रनवे को पूरा तैयार किया है। अब हम लोग DGCA से फाइनल अप्रूवल के स्टेज में हैं कि हमारे को एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल जाए। 2 बार उनका इंस्पेक्शन भी हो चुका है, हमने रिपोर्ट भी दे दी है, तो जल्दी से लाइसेंस मिल जाए, फिर यहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट चालू हो तो सर थोड़ा सा और स्मार्ट की ओर बढ़े।
बिल्कुल। और अभिषेक जी, ये भी बहुत खास हो जाता है कि जब हम स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर जब नंबर 1 आता है 1 से 3 लाख की आबादी में, तो वो प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, उसमें कोई एक्सटेंशन आप लोगों ने, इसके बारे में बताइए, उस मॉडल को समझाइए थोड़ा। जैसे प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट लगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसका एक्सटेंशन के लिए हम लोग प्रपोज़ल बनाते हैं। इसी तरह अभी आने वाले दिनों में हमारा ये प्रपोज़ल है कि यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाए, क्योंकि बाकी कोर्ट्स के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जितने भी जो जल होते हैं, जो सीवेज होते हैं, उन सबको ट्रीट करके पानी में छोड़ना चाहिए। तो हम लोग अभी उसकी ओर भी अग्रसर हो रहे हैं कि नया नया प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाया जाए। और आने वाले दिनों में अगर शासन की योजना के थ्रू अन्य जो सहायता के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे विद्युत को लेके, स्ट्रीट लाइट को लेके शासन द्वारा करीब 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो अभी नगर निगम क्षेत्र में जो धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं, नगरीय प्रक्रिया में जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे लाइट पहुँचाया जाए। 10 करोड़ रुपए लगभग बहुत जगह पे सड़क और वहाँ पे सीसी सड़क या फिर डामरीकरण करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे शहरीकरण होता जाता है, वहाँ पे शहरी सुविधाएं पहुँचाने के लिए एक्सटेंशन हम लोग डिमांड करते हैं। निश्चित रूप से। तेजस जी, सवाल मेरा आपसे है, जब वनोपज की बात होती है सर, तो अपराध भी वहाँ पर होते ही हैं, और उन अपराधों पर लगाम कैसे लगती है? फॉरेस्ट विभाग उसमें क्या भूमिका निभाता है? आज वन अधिकार FRA का ज़माना है, तो हमारा फोकस ये रहता है कि वनों में जो आसपास के गांव वालों के द्वारा उसके जो भी अवैध रूप से उत्खनन हो या पेड़ कटाई हो या वनोपज का अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग हो, उसमें रोक लगा जाए, वही सस्टेनेबल है। विभाग के पास वो कैपेसिटी है, मतलब ये सब रोक लगाने के लिए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। हम सभी जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो हम गांव वालों को यही समझाइश दे रहे हैं कि वनों आपका है, जंगल आपका है, उसका सुरक्षा करना, उसका बढ़ावा देना आपका जिम्मेदारी है। वो काम करेंगे तो वन विभाग उनके साथ बिल्कुल रहेगा। तो इस दौर पे हम लोग व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र हो या सामूहिक वन अधिकार पत्र हो या सामूहिक वन संसाधन अधिकार पत्र हो, इसमें सब में मतलब हमारा भागीदारी ज़्यादा बनता है वन विभाग के, और इसके द्वारा ही मतलब सारे वनों का सुरक्षा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में। मतलब जंगल का अधिकार आप दे रहे हैं, इंडिविजुअल भी, सामुदायिक पट्टा भी लगातार दे रहे हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता के बारे में बताइए सर, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण 4000 प्रति मानक बोरा अभी दिया जा रहा है, तो कैसे ट्रांसफ़र होता है, कितने जागरूक हुए हैं बैंकिंग के तौर पे, बैंकिंग के लिए लोग यहाँ पे सरगुजा जिला में जो भी MSP दे रहे हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं, उसका वो पूरा ऐप के द्वारा या बैंक अकाउंट्स में RTGS के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, वन विभाग मतलब यही कर रहे हैं। और बोनस भी, इसके साथ साथ बोनस भी हम हितग्राहियों को दे रहे हैं, ये भी मतलब पूरा अकाउंट, बैंक अकाउंट से के द्वारा भी ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक छोटा पॉइंट बता रहा हूँ, तेंदुपत्ता संग्राहकों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ वनोपज संघ, वो महेंद्र कर्मा बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप्स, ये सब भी दे रहे हैं। और ये इसका जो भी पात्रता लोग हैं, इसको मतलब जो दे रहे हैं वो भी मतलब अकाउंट ट्रांसफर ही होता है, इसमें कोई कैश पेमेंट नहीं है, ये अकाउंट ट्रांसफर ही हम करते हैं। नूतन जी, ग्रामीण अंचल की मैं बात कर रही थी और चुनौतियां भी मैंने आपसे पूछी। एक वक्त था जब कोरोना महामारी बहुत फैली थी, और अभी भी वैक्सीनेशंस हो ही रहे हैं, बूस्टर डोज लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने उसे कैसे पहुंचाया सर? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत दूर दूर और बहुत ही घने जंगल के बाद ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वहाँ पर कैसे वैक्सीन पहुँची? वैक्सीन पहुँचाने के लिए तो हमारे जो टीम है, खासकर जिला प्रशासन के एक विभाग का उस समय ड्यूटी लगा हुआ था, खासकर शिक्षा विभाग के सारे टीचर्स मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग के सारे मितानिन। लगभग आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे ज़िला में लगभग 8000 टीचर्स हैं। सारे टीचरों ने बहुत मेहनत से पूरे एक ग्रामीणों के जी जान को बचाने के लिए अपना पूरा जी जान लगा दिया था। तो और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के मितानिन, हमारे
राजस्व विभाग के पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, जिला प्रशासन के एक एक सदस्य, मैं सभी का नाम यहाँ नहीं ले पाऊंगा, महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पूरा टीम एकजुट होके मतलब सबने एक साथ काम किया। सबने एक साथ अच्छा, काम एक किया है। छोटा सा सवाल आप तीनों से मैं चाहूंगी, दो लाइन में जवाब दे। जब जनप्रतिनिधि बैठते हैं तो हम सवाल जिम्मेदारी से भी करते हैं, आप लोगों बीच से भी जिम्मेदारी से सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप योजनाओं को एग्जीक्यूट करते हैं ज़मीन तक। तो एक अधिकारी का दायित्व क्या, और आप लोगों का की प्राथमिकता क्या रहती है? शुरुआत अभिषेक जी। अधिकारियों का प्राथमिकता तो यही रहता है, जो शासन की योजनाएं हैं, जिस मनसे से वो योजनाएं लाई गई हैं और जिनको लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है, उन सबको, जो हमारे जो या तो शहरी क्षेत्र हो गए या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो गए, कहीं की भी हो, तो उनको योजना इफ़िशिएंट मैनर में टाइमली उनको मिल सके, उसका क्रियान्वयन करना ही सबसे पहला हमारा कर्तव्य रहता है और वही हमारा काम भी रहता है। नूतन जी। एज अ ह्यूमन बीइंग बोलेंगे तो हम लोग सबसे पहले मानव हैं, इंसान हैं, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो एज अ प्रशासनिक अधिकारी जवाबदारी हमारी बढ़ जाती है, खासकर लोगों को बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के दृष्टिकोण से। और हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग लोक सेवक हैं। लोक सेवक में एज ए सर्वेंट हैं, हम लोग पब्लिक के सर्वेंट के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए सबसे खास बात हमें ये होनी चाहिए कि एज हम लोग अधिकारी ना बन के एज ए सेवा के कार्य करते हैं, यही दृष्टिकोण से हम लोग काम करते हैं। तेजस जी। शासन का कई सारे योजनाओं को हमारा फोकस ये रहता है कि उसको सरल बना के लोगों को समझ में आना चाहिए, और उसके बाद उसका जो भी प्रक्रिया है वो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करके उसको मतलब आसान तरीके से उनको पहुंचाना चाहिए, वही हमारा फोकस है। सरकार की पहुंच कैसे हो ये आसान बनाते हैं अधिकारी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका, और आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए और हमारे आज के ख़ास मेहमानों का सम्मान करिए। और सम्मान इसलिए क्योंकि जो प्रयास इस पैनल के माध्यम से सरगुजा के विकास के लिए, अंबिकापुर के विकास के लिए किए जा रहे हैं, वो अनुकरणीय हैं। क्योंकि एक बात हुई ग्रामीण अंचल की, एक नगर निगम में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और अंबिकापुर क्यों नगर निगम में सबसे स्वच्छ है, इस विषय पर भी हमने बातचीत की। और इसी के साथ साथ जंगल में किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहाँ पर बढ़ रहे अपराध पर कैसे लगाम लगाई जा रही है और उनको कैसे संजोया जा रहा है, ये तमाम बातों का हमने जिक्र किया इस पैनल के माध्यम से। और ज़ोरदार तालियां हमारे आज के मेहमानों के लिए।